हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज के लेक्चर में हम लोगों को वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस यानी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जहां पे सिस्टम का स्टेट चेंज होगा तब हम लोग बोलेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुई। अभी सिस्टम का स्टेट कैसे चेंज होगा, ध्यान रखना, वापस रिपीट कर रहा हूं कि सिस्टम का स्टेट कैसे चेंज होगा उस हिसाब से प्रोसेस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, या फिर हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, तो आज का हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन इस लेक्चर में है, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, किन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेसेस कहेंगे? नाम से तो समझ में आया होगा तुम लोगों को कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो रिवर्स हो सकती है। क्यों सर, दुनिया में कोई प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस यानी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट इज अ चेंज दैट कैन बी रिट्रेस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रेस हो सकती है, यानी जैसी चीज बनी थी वो वापस वैसी बन गई है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है इसके अंदर? द पाथ ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस इज सेम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। ओके, यानी कि सपोज हम लोगों ने एक पीवी डायग्राम बनाया, कोई प्रोसेस इस तरीके से गई तो रिवर्स में उसको उसी डायरेक्शन से ही वापस जाना है। ऐसा नहीं वो वापस ऐसे आ सकती है, दिस इज नॉट अलाउड, ऐसा अलाउड नहीं है। जिस रास्ते से गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज सेम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। ओके, नहीं तो तुम बोलोगे सर ये प्रोसेस ऐसी गई और वापस आ गई, ये वापस ही तो आई ना, रिट्रेस ही तो हुई ना वापस, लेकिन ये अलग पाथ से हुई, तो ये रिवर्सिबल नहीं हुई। समझा सबको? नेक्स्ट, रिवर्सिबल चेंज आर वेरी स्लो एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के जो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं ये स्लो ही होने चाहिए, बहुत स्लो। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रोसेस स्लो रहेगी तभी वो रिवर्सिबल मानी जा सकती है। ओके, कैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ अभी ध्यान में रखो। ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर वेरी स्लो और इन प्रोसेसेस में कोई भी एनर्जी का नुकसान नहीं होगा, यह ध्यान में रखना है। समझे? ये सारे पॉइंट्स लिखते चलो और इनको याद करते चलो, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द सिस्टम कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर इट इज टेकन अलोंग द रिवर्स पाथ। ओके, ये पॉइंट इसी को मतलब सेम है ये दोनों पॉइंट, लेकिन हम लोगों ने लिख लेना है क्योंकि बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में दिया है कि सिस्टम हम लोग वापस इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं उसी पाथ के अलोंग। एंड लास्टली, दीज आर आइडियल प्रोसेसेस, मतलब दुनिया में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होती नहीं है, क्योंकि आइडियल है ना, ये है ना, समझ गए? क्योंकि ये वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा सा ही होगा लेकिन होगा। हम लोग देखेंगे वो क्यों होता है, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये पॉइंट समझ में आया सबको रिवर्सिबल प्रोसेस का? इतने सारे पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि अगला जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस, जब मैं वो समझाऊंगा तब मैं ये बताऊंगा कि अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आया तो इसका पहला पॉइंट, उसका पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, उसका दूसरा पॉइंट अगर लिखोगे तो डिफरेंशिएशन का टेबल भी बन जाएगा। ओके, पॉइंट्स ही वैसे लिखे हैं मैंने यहां पे। क्लियर? तो सभी को समझ में आया कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्लो प्रोसेस है, लॉस नहीं होता है, जो रास्ता फॉरवर्ड डायरेक्शन का था वही रास्ता रिवर्स डायरेक्शन का है, और आइडियल प्रोसेस है दुनिया के, मतलब रियल लाइफ में तुमको रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं देखने मिलेगा। ओके, इसका पीवी डायग्राम, इसका जो पीवी डायग्राम है वो ऐसा रहेगा, सेम एक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी जो रिवर्स नहीं हो सकती, जो अपना पाथ रिट्रेस नहीं करेगी। एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। पहला डिफरेंशिएशन का पॉइंट समझ में आया ना कैसा है? जो रिट्रेस नहीं की जा सकती जो प्रोसेस, उसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, द पाथ ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट सेम इन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी क्या कि सपोज ये गया फॉरवर्ड और ये आया रिवर्स, यानी देखो जिस रास्ते से गए थे
उसके अलग रास्ते से हम लोग वापस आए, मतलब सेम पाथ नहीं है, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सेम पाथ नहीं है। इसमें देयर इज परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस। ये कौन से फोर्सेस हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। ओके, यहां पे एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होगा, क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेसिपेटिव फोर्सेस, डेसिपेटिव फोर्सेस के वजह से। नेक्स्ट, द स्टेट चेंज डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, अब स्टेट में चेंज आने वाला है, ये तो पक्का है, स्टेट चेंज होगी, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा रास्ता चूज कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। तुम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो या वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, एंड फाइनली दीज आर ऑल रियल प्रोसेसेस। ये सब रियल प्रोसेसेस होती है, मतलब दुनिया की हर प्रोसेस इरिवर्सिबल ही है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। ओके, रिवर्सिबल के लिए रास्ता सेम होना चाहिए और एनर्जी का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया के हर प्रोसेस में एनर्जी का नुकसान होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस। ओके, क्लियर विद दिस? सभी को ध्यान में आई ये चीज? ओके, अब इसका पीवी डायग्राम जो मैंने यहां पे बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये इस तरीके से ऐसे बना लेना है। सब पॉइंट डिफरेंशिएशन के हो गए, तो तुम प्रॉपरली नोट डाउन करो, लेक्चर पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। ओके, क्लियर विद दिस? सभी को ध्यान में आया? ओके, चलो नेक्स्ट, रीजंस फॉर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। दुनिया में सभी प्रोसेस इरिवर्सिबल क्यों है, इसके रीजंस क्या है? इसके सिर्फ दो ही रीजंस है दुनिया में। ओके, सबसे पहला क्या है? Many processes such as free expansion or explosive chemical reaction take the system to non-equilibrium state। जितने भी free expansions हैं और explosive chemical reactions हैं, वो जब होते हैं वो सिस्टम को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां से वो कभी इक्विलिब्रियम में वापस आ ही नहीं सकती। जब वो वापस आ ही नहीं सकती तो रिवर्सिबल हुई क्या? नहीं हुई, मतलब वो क्या है? इरिवर्सिबल। ओके, यानी इन शॉर्ट यहां से एक पॉइंट क्या याद रखा कि फ्री एक्सपांशन एंड एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट प्रोसेसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एंड सम अदर डेसिपेटिव फोर्सेस। मैंने कहा था ना, डेसिपेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इनमें क्या होता है कि एनर्जी का नुकसान होता है, कुछ तो एनर्जी का नुकसान होता है। तो वो जो कुछ तो एनर्जी का नुकसान है, डेसिपेटिव फोर्सेस, वो ये होते हैं, फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। और ये क्या करते हैं? एनर्जी का लॉस करा देते हैं। ठीक है, तो जाते वक्त सपोज 100 जूल की एनर्जी थी, 20 जूल की एनर्जी नुकसान हो गई, तो आते वक्त तुमको 80 जूल है, 80 जूल की एनर्जी से तुम वापस ओरिजिनल जगह पे नहीं आ सकोगे, तुम पहले खत्म हो जाओगे, मतलब पहली प्रोसेस रुक जाएगी, खत्म हो जाओगे नहीं, प्रोसेस रुक जाएगी, है ना? क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको? ओके, तो ये थे रीजंस, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अब अगला चीज देखो, एजम्पशन मेड फॉर स्टडिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसके आगे के जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ लिया हम लोगों ने। तो जब ये सब प्रोसेसेस पढ़ेंगे हम लोग आगे, तो हम लोग इसीलिए कुछ एजम्पशंस करके रख लेंगे। तो वो कुछ एजम्पशंस कौन से हैं? तो वो एजम्पशंस क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में कि व्हाट आर द एजम्पशंस मेड। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि द सिस्टम इज इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग ऑल द चेंज। वो हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इसके आगे हम लोग और डिटेल में सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, इसलिए हमको ध्यान में रखना है। सभी प्रोसेसेस में जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। दूसरी चीज, द सिस्टम इन्वॉल्व इज एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder having movable, frictionless, massless piston। ये बहुत बार आ चुका है ना, हमको डेरिवेशंस में भी बहुत बार आ चुका है। ओके, हमेशा जो सिस्टम है वो आइडियल गैस ही होगी, आइडियल गैस, रियल गैस नहीं होगी। आइडियल गैस यानी PV इज इक्वल टू NRT। ओके,
चलो लास्ट पॉइंट, द आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम। आइडियल गैस इक्वेशन यानी वही जो अभी मैंने बोला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा। ओके, क्लियर विद दिस? चलो नेक्स्ट हेडिंग दो फटाक से, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें पूरे प्रोसेस भर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। क्या कांस्टेंट रहा? टेम्परेचर कांस्टेंट। पहला पॉइंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तो चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, याद रखना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, अब डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एन सी वी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है, हमको पता है ये फॉर्मूला, नोट डाउन करके रख लो, नहीं पता है तो मार्जिन में नोट डाउन कर लो। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा टी जीरो होने की वजह से डेल्टा यू भी जीरो हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन गया? Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, FLOT। हर प्रोसेस के लिए FLOT तुमको याद रखना है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि FLOT का इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू अगर जीरो है तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हीट सप्लाई किया, ये CET के लिए याद रखना, इफ हीट इज सप्लाइड मतलब हीट इज पॉजिटिव, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और वर्क डन पॉजिटिव मतलब इट इज एक्सपांशन। यानी जब तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हीट सप्लाई करोगे, ध्यान में रखना, हिंदी में लिख लो, जब हीट सप्लाई होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट, हाँ नोट डाउन करो, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तब आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा। आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव किसके लिए होता है? एक्सपांशन के लिए होता है ना, लेकिन यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको? आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा? जब हीट रिलीज होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, तब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। समझ आया सबको? ध्यान में आया क्या? है ना? तो इतनी बातें नोट डाउन कर लो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें रहेगी, अब और एक पॉइंट लिख लो, इसमें पॉइंट लिखते चलो, हाँ ये सब पॉइंट्स लिख लो, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है। टी कांस्टेंट रख दिया ना, क्योंकि सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है, तो यहां का इसका स्टेट इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर पी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वी, या फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये, और ये याद रखना। अब इसके लिए एक और चीज याद रखना, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1V1 इज इक्वल टू P2V2। समझ आया सबको? ध्यान में है? ओके, चलो इसका पीवी डायग्राम कैसा रहेगा बेटा? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो ये ऐसा रहेगा। अब ये एरो अगर ऐसा लगाया तो ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपांशन, और ये एरो अगर ऐसा लगाया तो ये हो गया आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। ये वाले एरो में वॉल्यूम कम हो रहा है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। ये वाले एरो में वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन। समझ आया सबको? ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस? लेट अस से
एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, उसमें वॉल्यूम Vi से लेके Vf तक चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो गया। ओके, नाउ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन PdV Vi टू Vf, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। नाउ PV इज इक्वल टू nRT होते हैं, तो P कितना हुआ यहां से, nRT बाई V, ये डाल दो यहां पे, सब्स्टिट्यूट करो, डेरिवेशन है, यहां इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 3 मार्क का। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Vi टू Vf nRT बाई V dV, nRT कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन Vi टू Vf dV बाई V। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन dV बाई V, log टू द बेस E V, सॉरी log टू द बेस E, लिमिट्स हैं Vi टू Vf, यानी nRT log टू द बेस E को अपन ln लिखते है ना, log टू द बेस E को ln लिखते हैं, Vf माइनस ln Vi, log A माइनस log B, log A बाई B होता है। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन दूसरा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, ये यहां तक ही डिराइव करना है तुमको, दूसरा फॉर्मूला पढ़ाता हूं। वी नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PI VI इज इक्वल टू PF VF, अभी पढ़ा था यहां पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो PI VI इज इक्वल टू PF VF, तो देयरफॉर VF अपॉन VI इज इक्वल टू PI अपॉन PF, यानी मैं VF अपॉन VI के जगह क्या डालूंगा, PI अपॉन PF, तो वो एक दूसरा इक्वेशन बना, W इज इक्वल टू nRT log टू द बेस E, यानी नेचुरल लॉग PI अपॉन PF। याद रखो, अगर वॉल्यूम में है तो VF अपॉन VI, प्रेशर में है तो PI अपॉन PF। ये दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करके रखो। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आएंगे लॉग टू द बेस E नहीं रहता ना हमारे पास में लॉग टू द बेस 10 रहता है, लॉग टेबल के अंदर जो वैल्यूज है वो लॉग टू द बेस E है क्या, नहीं, लॉग टू द बेस 10 है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, किससे मल्टीप्लाई करके, 2.303। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2.303 nRT log टू द बेस 10 VF अपॉन VI। दूसरा इक्वेशन 2.303 nRT log टू द बेस 10 PI अपॉन PF। तो ये इक्वेशंस भी याद रखना, ये हम लोग कल जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशंस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विच वॉज रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। कल के टॉपिक में हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट।